हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन। आज हम 12th इंडियन इकोनॉमी के अंदर जो हमारा चैप्टर नंबर 2 चल रहा है उसके अंदर आज हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक करेंगे जो कि है फीचर्स ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी परस्यूड अंडर प्लानिंग टिल 1991 तक की जो इकोनॉमिक पॉलिसी है, ठीक है, 1991 तक जो भी इकोनॉमिक पॉलिसीज थे उनके क्या क्या फीचर्स थे वो आज हम इसके अंदर स्टडी करेंगे। देखिए क्या था उस टाइम तक, हैवी रिलायंस ऑन पब्लिक सेक्टर, कि पब्लिक सेक्टर के ऊपर ज़्यादा डिपेंड थे, ठीक है। देखिए इकोनॉमिक पॉलिसी प्रायर टू 1991 इंडिकेटेड हैवी रिलायंस ऑन पब्लिक सेक्टर, कि 1991 से पहले इकोनॉमिक पॉलिसी कैसी थी कि उस टाइम पर पब्लिक सेक्टर के ऊपर लोग ज़्यादा डिपेंड थे, ठीक है। देखिए जैसे इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन 1956 के अंदर भी जो 17 इंडस्ट्रीज थी वो तो पब्लिक सेक्टर के लिए रिजर्व थी और 12 इंडस्ट्रीज ही प्राइवेट सेक्टर के लिए रिजर्व थी। तो देखिए कि जो पहले जो है वो क्या था 1991 से पहले तक कि जो लोग हैं वो पब्लिक सेक्टर के ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंट थे। यहाँ पर भी देखिए पब्लिक सेक्टर के लिए 17 इंडस्ट्रीज रिजर्व थी लेकिन प्राइवेट के लिए ओनली 12 रिजर्व थी। तो हैवी रिलायंस था पब्लिक सेक्टर के ऊपर, लोग जो है पब्लिक सेक्टर के ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंट थे। नेक्स्ट देखिए रेगुलेटेड डेवलपमेंट ऑफ प्राइवेट सेक्टर, यही नहीं कि ठीक है डिपेंड थे पब्लिक सेक्टर के ऊपर लेकिन प्राइवेट सेक्टर तो था, तो क्या वो प्राइवेट सेक्टर का डेवलपमेंट किया गया, प्राइवेट सेक्टर का उस टाइम पर डेवलपमेंट हुआ। देखिए अकॉर्डिंग टू इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1948 न्यू इंडस्ट्रीज इन प्राइवेट सेक्टर कुड नॉट बी एस्टैब्लिश विदाउट ए लाइसेंस एंड रजिस्ट्रेशन, ठीक है, कि प्राइवेट सेक्टर का डेवलपमेंट तो हुआ लेकिन उसके ऊपर कुछ रेस्ट्रिक्शंस, कुछ रूल्स लगा दिए गए। मतलब प्राइवेट सेक्टर है, मतलब प्राइवेट हम ये कह सकते हैं कंपनी जो है वो लोग खोल सकते थे, इंडस्ट्रीज जो है प्राइवेट सेक्टर के अंदर खोल सकते थे, लेकिन क्या किया गया उन पे कुछ रूल्स एंड रेस्ट्रिक्शंस लगा दी गई। देखिए क्या थी वो रूल्स एंड रेगुलेशन, कि जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट 1948 के अंदर कि प्राइवेट सेक्टर के अंदर नई इंडस्ट्रीज जब तक एस्टैब्लिश नहीं हो सकती थी तब तक वो लाइसेंस एंड रजिस्ट्रेशन ना करा दे। मतलब उनके लिए एक तो लाइसेंस लेना जरूरी था और एक रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी था। बिना लाइसेंस लिए और बिना रजिस्ट्रेशन के वो क्या नहीं कर सकते थे, प्राइवेट सेक्टर के अंदर जो न्यू इंडस्ट्रीज है उसको डेवलप नहीं किया जा सकता था। इसी तरह से मोनोपोलीज एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस एक्ट 1969 MRTP, पहले तो आप MRTP देखिए, देखिए मोनोपोलीज, मोनोपोली का मतलब होता है एकाधिकार, मतलब जिसके ओनरशिप कुछ ही लोगों के हाथ में हो या एक के ही हाथ में हो, ठीक है। एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस, जो ट्रेड प्रैक्टिस है उसके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगा दी गई। देखिए रेस्ट्रिक्टिव उस देखिए MRTP एक्ट 1969, मतलब कि हम ये कह सकते हैं कि प्राइवेट सेक्टर के अंदर जो एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रीज थी उनके एक्सपेंशन के लिए कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगा दी गई, ठीक है। और वो रेस्ट्रिक्शंस क्या था, किसने लगाई थी, मोनोपोली एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस एक्ट 1969 ने, ठीक है। MRTP एक्ट 1969 जो है वो आया था जिन्होंने क्या किया था, प्राइवेट सेक्टर के अंदर जो भी एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रीज है उनके एक्सपेंशन के ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगा दी गई थी। नेक्स्ट है प्रोटेक्शन ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री एंड रेगुलेशन ऑफ लार्ज स्केल इंडस्ट्री। देखिए स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का प्रोटेक्शन हुआ और लार्ज स्केल इंडस्ट्री का भी रेगुलेशन हुआ। देखिए कैसे हुआ, द लार्ज स्केल इंडस्ट्री वाज रेगुलेटेड थ्रू सेवरल एक्ट्स पार्टिकुलरली MRTP। देखिए लार्ज स्केल इंडस्ट्री जो है उसको कंट्रोल किया गया, उसको तो कैसे रेगुलेट किया गया, कुछ एक्ट्स के द्वारा, और मेन एक्ट क्या था, वही MRTP, मोनोपोलीज एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस। लेकिन जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री थी, देखिए ऑन द अदर हैंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री वाज ऑफर्ड प्रोटेक्शन फ्रॉम कॉम्पिटिशन बाय रिजर्विंग सर्टेन एरियाज ऑफ प्रोडक्शन फॉर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री एंड सेवरल बोर्ड्स लाइक हैंडलूम बोर्ड एंड सिल्क बोर्ड वर ऑल्सो एस्टैब्लिश्ड टू प्रमोट द प्रोडक्ट ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री इन द ग्लोबल मार्केट। देखिए क्या हुआ था कि जो लार्ज स्केल इंडस्ट्री है उसको तो कई एक्ट्स लगाकर क्या किया गया, कंट्रोल किया गया, रेगुलेट किया गया। लेकिन अगर हम स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की बात करते हैं तो उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड की गई। कैसे प्रोटेक्शन प्रोवाइड की गई कि कुछ एरिया जो है ना उन्हीं के लिए रिजर्व कर दिए गए कि इनका जो प्रोडक्शन है वो ओनली स्मॉल स्केल इंडस्ट्री करेंगे। जैसे हैंडलूम का हो गया, ठीक है, वो कौन करेगा, उनका प्रोडक्शन जो है वो कौन करेगा, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज ही करेंगे, जो हैंडीक्राफ्ट है हमारे, ठीक है। और इनके लिए कुछ बोर्ड्स भी बना दिए गए
देखिए बोर्ड्स कौन से, जैसे हैंडलूम बोर्ड, सिल्क बोर्ड जो है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के लिए एस्टैब्लिश किए गए, ताकि जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के जो भी प्रोडक्ट्स हैं उनको ग्लोबल मार्केट के अंदर प्रमोट किया जाए। ठीक है, तो क्या हुआ, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का भी प्रोटेक्शन हुआ और लार्ज स्केल इंडस्ट्री जो है उसका भी रेगुलेशन हुआ। नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ हैवी इंडस्ट्री ऑफ स्ट्रैटेजिक सिग्निफिकेंस। देखिए क्या हुआ कि हैवी इंडस्ट्रीज जो है उनका डेवलपमेंट हुआ। अब देखिए, अब हैवी इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट हुआ। हैवी इंडस्ट्री क्या होती है, हैवी इंडस्ट्री हम ये कह सकते हैं कि वो इंडस्ट्रीज जहां पर बड़ी बड़ी मशीनों का प्रोडक्शन किया जाता है। ठीक है, बड़ी बड़ी मशीनों का तो प्रोडक्शन किया जाता है या बड़ी बड़ी मशीनों का यूज किया जाता है, वहां पर जो प्रोडक्शन कैपेसिटी वो बहुत ज्यादा होती है, मशीन्स लेबर ज्यादा यूज होती है। ठीक है, तो देखिए क्या हुआ, हैवी इंडस्ट्री का डेवलपमेंट हुआ स्ट्रैटेजिक सिग्निफिकेंस, उनकी प्रायोरिटी के बेसिस पर। देखिए इंडस्ट्रीज जैसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, इंजीनियरिंग गुड्स एंड आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री वर आइडेंटिफाइड एज ऑफ स्ट्रैटेजिक सिग्निफिकेंस। अब देखिए जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्री इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना, इंजीनियरिंग गुड्स है, आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज है, उनको इंपॉर्टेंस, उनको प्रायोरिटी के बेसिस पर क्या किया गया, डेवलप किया गया। ठीक है, प्रायोरिटी के बेसिस पर इन इंडस्ट्रीज को डेवलप किया गया। ये सारी कौन सी होती है, हैवी इंडस्ट्रीज, जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती है, इंजीनियरिंग गुड्स बनाती है, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है, ये सारी हैवी इंडस्ट्रीज होती हैं। सो उस टाइम पर क्या हुआ, हैवी इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट हुआ। नेक्स्ट देखिए फोकस ऑन सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। क्या हुआ, उस टाइम पर सेविंग और इन्वेस्टमेंट पर फोकस किया गया, क्योंकि लोग क्या करते थे, जो अपना पैसा है, ठीक है, उसको कहीं इन्वेस्ट नहीं करते थे। मतलब आज देखिए, अगर आज हमारे पास 10,000 रुपए हमारे घर में रखे हुए हैं, तो हमें पता है कि ये जो 10,000 रुपीज है इनसे हमें कुछ नहीं मिल रहा है, हम क्या करेंगे, तो बैंक में डिपॉजिट करा देंगे। किस लिए, ताकि हमें एटलीस्ट उससे इंटरेस्ट तो मिले। लेकिन पहले लोग क्या करते थे कि अपने घरों में ही जैसे खड्डा खोद के दबा लिया, ठीक है, दीवारों में कहीं रख दिया, तो उस चीज का इतना यूज नहीं हो पाता था। ठीक है, तो क्या किया गया, उसको बढ़ावा देने के लिए, ताकि जो लोग हैं उसे इन्वेस्ट करें, अपनी सेविंग्स को इन्वेस्ट करें, उसके लिए क्या किया गया, उन सेविंग और इन्वेस्टमेंट पर काफी फोकस किया गया। अब ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा सेविंग करें, तो उनको हाई इंटरेस्ट रेट ऑफर किए गए, मतलब जो ब्याज दर है उनको हाई ऑफर की गई कि अगर आप अपना पैसा यहाँ डिपॉजिट कराओगे तो इंटरेस्ट रेट हाई होगा। देखिए अगर पैसा सर्कुलेट ही नहीं होगा, ओनली आप दबाते रहोगे, तो उस चीज का क्या, हमारी इकोनॉमी जो है बहुत ज्यादा बैकवर्ड हो जाएगी। ठीक है, क्या हमारी इकोनॉमी को बिल्कुल सर्कुलर फ्लो में लाने के लिए सेविंग और इन्वेस्टमेंट के ऊपर फोकस करना बहुत जरूरी था। सेविंग को प्रमोट करने के लिए तो हाई इंटरेस्ट रेट ऑफर किए गए, और ताकि लोग इन्वेस्टमेंट करें तो उनके लिए सब्सिडी, छूट और कैपिटल ग्रांट्स प्रोवाइड की गई। जैसे कि मान लीजिए कैसे कह दिया गया कि अगर आप गाँवों में क्या करते हैं, इंडस्ट्रीज को एस्टैब्लिश करते हैं, तो गवर्नमेंट जो है वो छूट देगी कुछ। ठीक है, क्यों, अगर गाँवों में एस्टैब्लिश की जाएंगी तो उस गाँव का भी क्या होगा, डेवलपमेंट होगा, वहां के लोगों को भी काफी रोजगार मिलेगा, आसपास के लोगों को भी रोजगार मिलेगा। तो गवर्नमेंट जो है इनके लिए क्या कर देता कि जो इन्वेस्ट करें, गवर्नमेंट इनके लिए सब्सिडी, छूट प्रोवाइड कर देती है। जैसे कि वहां पे जो लैंड है वो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करवा देती है, पानी की फैसिलिटी करवा देती है, इलेक्ट्रिसिटी फ्री में प्रोवाइड करवा देती है। तो काफी सब्सिडीज और कैपिटल ग्रांट जो है वो प्रोवाइड किए गए इन्वेस्टमेंट के लिए। ठीक है, किस पर फोकस किया गया, सेविंग और इन्वेस्टमेंट पर भी काफी फोकस किया गया। नेक्स्ट देखिए प्रोटेक्शन फ्रॉम फॉरेन कंपटीशन। फॉरेन कंपटीशन से भी प्रोटेक्शन कराई गई। कैसे कराएगी, देखिए हाई इंपोर्ट ड्यूटीज एंड क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस वर लिवॉइड ऑन इंपोर्ट फॉर प्रोटेक्टिंग द डोमेस्टिक इंडस्ट्री फ्रॉम फॉरेन कंपटीशन। देखिए अगर हम बाहर से ही गुड्स मंगवाते रहेंगे तो हमारे यहाँ के जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है, जो हमारे इंडिया के अंदर जो लोग गुड्स बना रहे हैं वो तो लॉस में चले जाएंगे, हमारी जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है उसको तो बहुत ज्यादा नुकसान होगा। ताकि जो लोग इम्पोर्ट कम से कम करें, ठीक है, उसके लिए क्या कर दिया, इम्पोर्ट ड्यूटी हाई लगा दी गई, और क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शन कि आप इतनी क्वांटिटी से ज्यादा नहीं मंगा सकते, क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस लगा दी गई इंपोर्ट के ऊपर, ताकि जो हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री है उसको फॉरेन कंपटीशन से बचाया जा सके। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पर फोकस किया गया। अब इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन क्या है कि किसी चीज का सब्स्टिट्यूट, अल्टरनेट ढूंढना। अब हम जो चीज बाहर से मंगा रहे थे, मतलब वो बाहर से ना मंगा के हमारे ही देश में उस चीज का कोई अल्टरनेट ढूंढना जाए कि हमें बाहर से मंगवाने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, मतलब उन गुड्स का, देखिए इट इम्प्लाइड डोमेस्टिक प्रोडक्शन ऑफ गुड्स विच वर इम्पोर्टेड फ्रॉम अब्रॉड, की जो हम बाहर से इम्पोर्ट कर रहे हैं गुड्स, उनको हम क्या करें,
अपने डोमेस्टिक प्रोडक्शन करें, मतलब अपने ही देश में उन गुड्स का प्रोडक्शन करें। अब बेसिक आइडिया क्या था कि इससे फॉरेन एक्सचेंज भी बनेंगे और हमारा जो देश है वो सेल्फ सफिशिएंट भी बनेगा, किसी के ऊपर डिपेंड जो है वो नहीं रहना पड़ेगा। नेक्स्ट है फॉरेन कैपिटल के ऊपर भी रेस्ट्रिक्शंस लगाई गई। जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है उसको फेरा, जो देखिए फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, इनके अकॉर्डिंग क्या किया गया, कंट्रोल किया गया और रेगुलेट किया गया। फिर ये सेंट्रलाइज प्लानिंग, देखिए सेंट्रलाइज प्लानिंग की जरूरत थी, सेंट्रलाइज प्लानिंग की गई। देखिए प्रोग्राम्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एट द स्टेट लेवल वर अलाइन टू सेंट्रलाइज प्लानिंग, कि जो स्टेट लेवल के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के प्रोग्राम थे वो सेंट्रलाइज प्लानिंग के साथ भी मैच होने चाहिए। मतलब ये कहता है कि ऐसा ना हो कि जो स्टेट लेवल की जो ग्रोथ है, ठीक है, वो जो हम ये कह सकते हैं जो सेंट्रलाइज्ड है, ठीक है, जो 5 ईयर्स प्लान्स के अंदर जो क्या कर रखे, स्पेसिफाइड कर रखे, उनके साथ कॉन्ट्राडिक्ट ना करे। मतलब एक सेंट्रलाइज प्लानिंग की जरूरत थी, ये नहीं कि स्टेट अपना कुछ कर रही है, ठीक है, सेंटर अपना कुछ कर रही है, बल्कि दोनों को साथ चलने की जरूरत है। इसलिए जैसे 5 ईयर्स प्लान आए, ठीक है, 5 ईयर प्लान जो है वो क्या सेंट्रलाइज प्लानिंग, सभी इसको फॉलो करेंगे। सो देखिए ये जो कुछ पॉइंट्स थे जिनसे हम कह सकते हैं कि क्या हुआ उस टाइम जो इकोनॉमिक पॉलिसी थी 1991 तक, उस टाइम पर क्या क्या डेवलपमेंट हुआ, क्या क्या इसके फीचर्स थे। सो आई होप आपको समझ आ गए होंगे सारे के सारे, ठीक है। हमारे ये 9 पॉइंट्स हैं, ये आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। थैंक यू, स्टे सेफ, स्टे होम।